हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एमिशन। मेरा नाम शैलेश कुमार है और आज हम पढ़ेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। इसका पढ़ने का पर्पज़ हमारा यही है कि पिछले 2-3 साल से ये बहुत ज़्यादा डिबेट में पार्लियामेंट में भी रहा, स्टेट लेजिस्लेचर में भी रहा। तो स्टेट हैं उनको लगता है कि यहाँ पे हमारा कहीं कहीं जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हार्म किया जाता है। तो पार्लियामेंट में भी बार बार बात उठती है और क्या नाम है, स्टेट लेजिस्लेचर भी इस पर कमेटी भी बनाई गवर्नमेंट ने। उसके बारे में हम इसका पूरा आज ब्यौरा देखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन है, होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके इश्यूज़ क्या है, सेंटर गवर्नमेंट का नेक्सस कहाँ पे पैदा हो रहा है और कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है। फिर हम देखेंगे क्या इसकी करंट सिचुएशन में या आज के माहौल में इसकी कहाँ किस हद तक ज़रूरत है, क्या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मिलकर बैठकर कर पाएंगी। वो सारे इशू हम वन नेशन वन इलेक्शन में आज इस फाइल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाई न्यूज़। तो ये पिछले 2024 से लेके अब तक न्यूज़ में ही है। तो इसका सीधा सा बात है कि न्यूज़ में इसीलिए है कि इसको गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाह रही है, कह रही है कि हाँ हम वन नेशन वन इलेक्शन पे काम कर रहे हैं और करेंगे। और इसका एक बिल भी आया है पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 129। तो इसके रिगार्डिंग अमित शाह जी ने भी बोला था कि हम लोकसभा से पास करने के बाद राज्यसभा में जल्दी भेजने वाले हैं। फिर हम देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन होता है क्या, ये कैसी प्रोसेस है, इसका मतलब क्या होता है और इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 129, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जिसमें 129 है, गला दब रहा है, उसके प्रोविज़न क्या है। उससे पहले हम बीच में एक चीज़ देखेंगे कि कमेटी एक बनाई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी रिगार्डिंग द वन नेशन वन इलेक्शन। उस कमेटी के जो चेयरमैन थे, आ जाइए, ये भी रख लीजिए, ठीक, खाली खाली मुझे दे। ले लीजिए। उस कमेटी के चेयरमैन थे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो हम यहाँ से इस कमेटी की रिकमेंडेशन भी पढ़ेंगे और देखेंगे इस कमेटी ने क्या बोला और इसमें कितने मेंबर थे, कैसा क्या था। अब ये इस कमेटी ने जो कहा कि अमेंडमेंट आर्टिकल 83 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आर्टिकल 83 टॉकिंग अबाउट द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट। 172 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 324 इसमें कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराएगा, उसके बारे में ये हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे प्रोस एंड कॉन्स कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में हो सकते हैं, उसके कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं और अगर हो सकते हैं तो बेनिफिट के अलावा उसके कुछ लूप होल्स भी हैं। फिर हम देखेंगे कि हमें अभी क्या करना चाहिए सिचुएशन को देखते हुए वे फॉरवर्ड। फिर एक मेंस का क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो बाई न्यूज़, तो सबसे पहले न्यूज़ में ये किस लिए है, तो न्यूज़ में इसका आने का मतलब यही है कि पार्लियामेंट ने एक बिल लाया, उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 129। वो अमित शाह जी ने रिसेंटली बोला कि हम उसे जल्दी लोकसभा से पास करा के राज्यसभा में भेजने वाले हैं। तो न्यूज़ में आने का यही है। वैसे ये 2024 का न्यूज़ है, तो इसलिए हमेशा 2-3 साल से न्यूज़ में बना हुआ है। तो न्यूज़ का कारण यही है। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता क्या है इसे। ऐसा नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में बहुत से कंट्री, जैसे बेल्जियम में भी होता है, फिनलैंड में भी होता है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस नेशन की डेमोग्राफी कैसी है, उसकी पॉपुलेशन कैसी है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि simultaneous conducting election of Lok Sabha, State Assembly and local bodies।
वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा सा यहाँ से मतलब हुआ कि साइमल्टेनियस कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग द लोकल बॉडीज़। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइम पे या एक ही दिन में ऑल ओवर इंडिया में हमें कंडक्ट कराना ही नहीं, हम फेज़ों में कंडक्ट कराएंगे। जैसे कि जो कमेटी बनाई थी, हाई लेवल कमेटी अंडर द गाइडलाइन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उसने भी कहा कि मिनिमम 2 फेज़ तो होने ही चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन का अगर ऐसा है कि व्हाट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसका मतलब है कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग द लोकल बॉडीज़। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को समझने से पहले सबसे पहले हम कमेटी के बारे में देख लेते हैं। अगर पूछे तो कमेटी रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन से जो इसके चेयरमैन थे कमेटी के, 8 मेंबर कमेटी है। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के रामनाथ कोविंद। और इसमें चेयरमैन हमें याद रखना, अगर कहीं वनडे एग्जाम में पूछ भी लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसके चेयरमैन है। इसमें बहुत सारे जैसे मेंबर भी थे, 8 मेंबर कमेटी है इंक्लूडिंग द चेयरमैन, जैसे होम मिनिस्टर अपने अमित शाह, और उसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, कोठारी, ऐसे करके इसमें 7 मेंबर 8 चेयरमैन थे। तो हम ये देखते हैं इस कमेटी ने कहा क्या था। कमेटी ने 18,000 पेज की अपनी रिपोर्ट दी थी, तो हमें 18,000 पेज की नहीं पढ़नी है, कमेटी का एक व्यू ले लेना है। कमेटी ने करंट सिचुएशन को देखते पढ़ते हुए क्या कहा था। तो कमेटी ने पहला कहा, रेस्पॉन्स था कमेटी का, कमेटी ने पहला कहा कि हमने ऑल ओवर इंडिया में 21,000 से लेके 22,000 लोगों का 22,000 लोगों के बारे 21,000 से लेके 22,000 लोगों का रेस्पॉन्स लिया। इसमें से 80% लोगों ने हमसे कहा यस, इन इंडिया वन नेशन वन इलेक्शन शैल बी कंडक्टेड। तो उन्होंने कहा यस, ठीक है भाई, कमेटी का रेस्पॉन्स था। फिर उन्होंने ये कहा कि ऑल ओवर हमने 47 पॉलिटिकल पार्टी से कंसर्न किया, उसमें से 32 पॉलिटिकल पार्टी ने कहा यस, होना चाहिए। पहला रेस्पॉन्स था कि हमने इतने लोगों से 80% लोगों ने कहा, 47 पॉलिटिकल पार्टी से हमने पूछा, उसमें से 32 पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि यस होना चाहिए। उसके अलावा हमने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस हाउसेस से पूछा, उनने भी कहा कि होना चाहिए। कुछ हमने इमीडिएट पर्सन से पूछा, उन्होंने भी कहा यस होना चाहिए। तो मोटा मोटी कमेटी ये कहना चाह रही है कि हाँ, भारत की कंडीशन है कि वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में हो सकते हैं। तो ये हमें कोई ये इसके रेस्पॉन्स से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने कमेटी का बैकग्राउंड समझने के लिए 3 से 4 चीज़ देख ली हैं। फिर नीडेड अमेंडमेंट, उन्होंने कहा अमेंडमेंट नीडेड कहाँ कहाँ चाहिए। तो उससे पहले एक चीज़ और देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 129 2024 में आया था, 24 में। तो ये किसकी रिकमेंडेशन पे लाया पार्लियामेंट में? ये रिकमेंडेशन जो कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी रिकमेंडेशन पे आया। तो इसमें प्रोविज़न क्या थे? इसका जो पहला प्रोविज़न ये था कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहते हैं इंडिया में, तो सबसे पहले हम कुछ आर्टिकल अमेंड करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल जैसे हमें कौन सा 83 अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल 83 अमेंड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 83 में ये बात करता है टेन्योर ऑफ द
पार्लियामेंट पार्लियामेंट का टेन्योर कितना होना चाहिए। आर्टिकल 172 भी अमेंड करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल, जैसे हमने पीछे देखा ये वाला 172, इसने कहा कि कमेटी ने कहा कि पहले तो हमें 83 टेन्योर ऑफ द लोकसभा अमेंड करना पड़ेगा। टेन्योर ऑफ लोकसभा क्यों अमेंड करना पड़ेगा कि कुछ लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेचर का जो टेन्योर है वो मिसमैच करता है, तो एक टाइम पे इलेक्शन कराने में हमें प्रोसेस होगी विदाउट द अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 83। फिर इसने कहा कि हमें जो स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल है टेन्योर के रिगार्डिंग, इसे अमेंड करना पड़ेगा। क्यों भाई? कि कुछ स्टेट लेजिस्लेचर प्री मैच्योर हमें एबॉलिश करनी पड़ेंगी। तो एबॉलिश इसलिए करने पड़ेंगी कि हमें दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, जिसकी वजह से हम एक टाइम पे पूरे देश में इलेक्शन करा पाए। फिर इसने कहा कि 327 इसमें कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे, पार्लियामेंट कैसे रूल बनाएगा रिगार्डिंग द इलेक्शन इन इंडिया। पार्लियामेंट कैसे रूल बनाएगा, पार्लियामेंट रूलिंग। एक आर्टिकल और है, उसने कहा कि आर्टिकल 352, अब देखो दोबारा से दिखा देता हूं आपको। एक तो आर्टिकल हमें अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल 83, वो किसकी बात करता है? आर्टिकल 83 अमेंड इसलिए करना पड़ेगा, वो पार्लियामेंट के टेन्योर की बात करता है। तो टेन्योर पार्लियामेंट का 5 साल मान लीजिए होता है, तो अगर हम स्टेट का और सेंटर का इलेक्शन एक टाइम पे कराएंगे तो क्या होगा, दोनों का टाइम पीरियड टेन्योर मिसमैच कर जाएगा। दूसरा हमें अमेंड करना पड़ेगा 172। ये कहता है कि टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कितना होना चाहिए, 5 ईयर। तो भारत में ऐसा तो होता नहीं है अपने इंडिया में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन एक ही टाइम पे होते हैं। इंडिया में कहा जाता है ना कि इलेक्शन के अलावा होता ही क्या है, कभी इस स्टेट में, जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, आगे फिर नेक्स्ट ईयर यूपी में इलेक्शन है, तो इलेक्शन होते रहेंगे, तो हम इनको कैसे मैच करेंगे कि एक टाइम पे है, तो इसे भी अमेंड करना पड़ेगा। एक और आर्टिकल आया 327, ये बात करता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, तो ये अमेंड करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट किसी को इलेक्शन किस टाइम पे कराने हैं, कौन सी स्टेट पे, तो इसके रिगार्डिंग ये भी अमेंड करना पड़ेगा कि इससे हमारे कंट्री में एक टाइम पे इलेक्शन होना पाए। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिकल 352 भी अमेंड करना पड़ेगा, इमरजेंसी पावर। नेशनल इमरजेंसी क्यों अमेंड करना पड़ेगा कि अगर मान लिया ऐसी कोई सिचुएशन आ गई किसी भी स्टेट में कि वहाँ पे तुम्हें इमरजेंसी लगाना पड़ गई, और इमरजेंसी की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे सरकार ही नहीं रही, तो उसको कैसे मैच करोगे आपको, तो इसको अमेंड करना पड़ेगा रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ द इमरजेंसी। और अगर मान लीजिए कहीं पे भी हंग असेंबली हो गई, वहाँ पे कहीं पे भी हंग असेंबली हो गई, तो वहाँ पे किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है, तो कैसे मेंटेन करोगे, तो ये अमेंडमेंट। और फिर इसने एक चीज़ और कही, कमेटी ने ये कहा, इन अमेंडमेंट के अलावा एक न्यू आर्टिकल 82 का क्लॉज ए का 1 to 6, ये नया आर्टिकल आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा? बाकी वो 2, 3, 4 आर्टिकल हमने देखे, 83, 172, 327 और 352, वहाँ पे सिर्फ अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब उन आर्टिकल में सिर्फ मॉडिफिकेशन करने की बात करता है। और यहाँ पे कमेटी ने कहा हमें कुछ आर्टिकल एक नया इंसर्ट करना पड़ेगा, जो 82 क्लॉज 1, उसमें हमें 6 क्लॉज, सब क्लॉज देने पड़ेंगे, जो बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए वो कहता है 82 का क्लॉज है, मान लीजिए मैं एक बार लिख देता हूँ, 82A का 1, 82A का 2, 82A का 3, 82A का 4, ऐसे करके डैश 82A का 6, ये न्यू 6 आर्टिकल हमें ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पहला आर्टिकल कहता है प्रेसिडेंट शैल डिसाइड द टाइमलाइन,
इलेक्शन की टाइमलाइन डिसाइड करेगा कि कब इलेक्शन होना है। फिर ये कहता है 82 का एक है क्लॉज 2, ये कहता है कि जो टेन्योर ऑफ द लोकसभा कितना होना चाहिए, स्टेट की कहता है। फिर ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन डिफाइन करेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कैसे होने चाहिए। ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, जब ये बिल एक्ट में बन जाएगा तब हम इन आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज़ और, उधर में कमेंट मैंने बोला साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज। तो इस कमेटी ने ये कहा कि हम 2 फेज में इलेक्शन करा सकते हैं, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में। हमें 2 फेज में इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 फेज में लोकसभा और स्टेट के इलेक्शन कराएंगे, न कि लोकल बॉडीज के। फर्दर इस कमेटी ने कहा कि लोकसभा और स्टेट के इलेक्शन होने के बाद विद इन 100 डे में हम लोकल बॉडी के इलेक्शन कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कमेटी क्या कह रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो होने हैं, जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के 2 फेज में कंडक्ट करा सकते हैं। जब वो दोनों फेज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके विद इन 100 डेज में हम लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 129। ये समझा हमने आर्टिकल में कौन से अमेंडमेंट होने हैं। अब इसके प्रोस एंड कॉन्स आ जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इजी करके ज़्यादा इसे मतलब मसाला लगाने की कोशिश नहीं की, इसमें बहुत सारे आर्टिकल अमेंड हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने जो मेन आर्टिकल हैं उनको लिया है, और जब ये एक्ट में आ जाएगा तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और कौन से आर्टिकल होंगे कौन से नहीं होंगे डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे कैसे करता है। प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, प्रोस का कॉन्स का मतलब कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, मैं अगर कहूँ यस ये होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, वाई सेल क्यों होना चाहिए। तो पहली बात देखो, अगर इसकी मैं कह रहा हूँ इसके प्रोस क्या क्या है। पहला तो ये है कि हमारी जो फाइनेंशियल वेस्टेज है, फाइनेंशियल वेस्टेज ऑफ मनी को कम करेगा। कैसे करेगा कि कहा जाता है कि इंडिया में इलेक्शन के बाद इलेक्शन होते रहते हैं, इलेक्शन के बाद इलेक्शन होते रहते हैं। तो पार्टियां ज़्यादा क्या करती हैं कि ये अपना पैसा कहाँ खर्च करती हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराने में, इलेक्शन का प्रचार कराने में। एक डेटा देखिए, देखो ये डेटा देखो, ये डेटा से क्या पता चल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर लोकसभा इलेक्शन में हुए हैं, हमारे पास एडीआर का डाटा है, ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। मेंस में जब क्वेश्चन लिखते हैं इलेक्शन से रिगार्डिंग कहीं पे भी, तो एडीआर का डेटा कोड करके आप लिख देंगे या वहाँ से इंट्रो शुरुआत कर देंगे तो ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। इसने कहा कि हमारे पास 2019 में जो खर्चा हुआ था वो 60,000 करोड़ का हुआ था, करोड़ में है ये, 60,000 करोड़ का पैसा खर्च हुआ था। लेकिन ये 2024 में ये इलेक्शन हुए हैं तो इसका पैसा भी देख लीजिए। तो ये पैसा किसका है, टैक्स का पैसा है। एक और देखिए डेटा, ये देखिए, अब देखो मैंने कहा कि यहाँ पे 60,000 करोड़ है, 60,000 करोड़ है, लेकिन ये 2024 में क्या हुआ, ये इतना करोड़ हो गया, 135,000 करोड़ हो गया, लगभग डबल हो गया। तो यहाँ से क्या हमें दिखाई दे रहा है कि वेस्टेज ऑफ द मनी, पैसा मोस्टली कहाँ वेस्टेज हो रहा है, ये पैसा हमारा वेस्टेज हो रहा है मोस्टली इलेक्शन प्रोसेस में, कंडक्टिंग द इलेक्शन प्रोसेस। ये समझ में आ रहा है। और इस डाटा से क्या समझ सकते हैं कि एज पर द एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये कहती है कि जब हमने इलेक्शन कंडक्ट कराए थे 2019 में, तो पर व्यक्ति हमारा जो खर्चा आया था 700 रुपये आया था पर व्यक्ति, 700। लेकिन ये हमारा खर्चा 2024 में हमने लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराए तो हमारा खर्चा हो गया 1400 रुपये, डबल हो गया। अब एक नॉर्मल एस्टिमेशन लगाने की कोशिश करें तो यहाँ से एक चीज़ साफ निकल के आ रही है, अप्रॉक्स इंडिया में वोटर कितने हैं, 97 या 98 करोड़,
97 करोड़, 97 करोड़ वोटर हैं। पर वोटर पॉलिटिकल पार्टीज एक वोटर पे 1400 रुपये खर्च कर रही हैं, तो आप इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगभग यही मिलेगा। तो हम लगा सकते हैं ये, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन आया तो ये हमारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा। और देख लीजिए इसका एक्सपेंडिचर का डाटा, मैं इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये कमेटी का मैंने यही था, ब्रेक डाउन किया। तो ब्रेक डाउन किया हमने डेटा को, तो हमने पाया कि सबसे ज़्यादा जो पार्टियां हैं सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं इलेक्शन कैंपेन पे करती हैं। इलेक्शन कैंपेन के बाद वो करती हैं एक्सपेंडिचर, पब्लिक मीटिंग, रैलीज, चाय समोसा और तरह तरह के काम करने के लिए 20% पैसा खर्च करती हैं। उसके बाद ये एडीआर का ही डाटा है, मैं एडीआर का डाटा है, आप मेंस में इसको आराम से डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए 16% खर्च करते हैं पब्लिक मीटिंग, रैलीज, रिप्रेजेंट, ये सब है उसका मोटा मोटी। और देख ली कहीं से यहाँ से एडीआर भी कहता है कि एक्सपेंसिव इनकम पब्लिश और डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द क्रिमिनल केस, 0.9% तो उनके क्रिमिनल केस सही है गलत है इसमें ही निकल जाते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियाँ सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ कर रही हैं। और एक डेटा और देख लो, यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ मैं डेटा। ये जो देखिए सबसे ज़्यादा, अगर ये 2024 का इलेक्शन है, सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टियों ने कितना कितना किया है। जाहिर सी बात है कि जौन सी पार्टी पावर में होगी वही करेगी, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि अगर जो पार्टी पावर में होगी वो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, तो सबसे ज़्यादा लोग उसे फंड भी उसे ही सबसे ज़्यादा देंगे, क्योंकि उसके पास सब पार्टियों ने एवरेज इलेक्शन एक्स पार्टी वाइज इन द, ये एवरेज इलेक्शन, एक बार ये डाटा देख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने मेन कंसर्न की तरफ। मेन कंसर्न हमारा क्या है कि मेन कंसर्न क्या है कि फाइनेंशियल वेस्टेज ऑफ द मनी कम होगा। दूसरा कंसर्न हमारा क्या है, दूसरा कंसर्न हमारा कंसर्न ये है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बार बार अल्टरनेट रूप में जो इलेक्शन होते हैं भारत में, तो कहीं ना कहीं स्टेटों में और यूटी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। इससे कहीं पे भी हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमारा कम होता है, क्योंकि पार्टियां या लीडर फिर डेवलपमेंट पे काम करने की बजाय ड्यू टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वे अपने कैंपेन पे काम करते हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डेवलपमेंट पे। इतना समझ में आया। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा ये देखिए कि जो ये लीडर है, लीडर, जो ये लीडर है वो करप्शन, मतलब जो लीडर हैं वो करप्शन के लिए क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली पैसा बांटते हैं सोसाइटी में जाके, ऐसा कहा जाता है। तो करप्शन पे कहीं ना कहीं एक चेक लगेगा वन इलेक्शन उससे, क्योंकि लीडरों के दिमाग में ये नहीं आएगा कि बार बार इलेक्शन होने, और बहुत सारे इसके वो हो सकते हैं। और एक डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। और वोटर, सबसे बड़ी चीज़ वोटर का जो रेशियो है वोट देने का वो हमारा बढ़ जाएगा। क्यों कि बार बार इलेक्शन होते हैं, तो कोई वोटर सोचता होगा कि यार बार बार इलेक्शन होते हैं, हर बार डालने जाओ, तो हमारा जो वोटर रेशियो है, वोटर परसेंटेज ऑफ कास्टिंग द वोट है, वो हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम एक अच्छे डेमोक्रेटिक बन पाएंगे। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रेदर देन कंडक्टिंग द इलेक्शन, वो फोकस किस पे करेंगी, अपने डेवलपमेंट पे करेंगी, अपनी कंस्टिट्यूंसी में लीडर काम करने का काम करेंगे। मान लीजिए कि बिहार में इलेक्शन होने और कोई लीडर यूपी का है, तो कैंपेनिंग कहाँ कर रहा है, अपनी कंस्टिट्यूंसी को छोड़ के बिहार में। तो ऐसे ये माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन आने से वो लीडर अपनी कंस्टिट्यूंसी पे फोकस करेगा। तो ये 4 5 7 बहुत सारे हो सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं तो होने चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, वाई शुड नॉट, पहला तो सबसे पहले आपको लग ही रहा है कि इसका जो चैलेंजेस है, मुझे लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का अमेंडमेंट ही है, कि एक बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोसेस हो जाती है बहुत सारे आर्टिकल को अमेंडमेंट करना, आर्टिकल अमेंडमेंट।
कि हम आर्टिकल को कितने अमेंड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसका ये है कि कहीं सेंटर स्टेट के रिलेशन में। दूसरा देखते हैं कि सेंट्रल और स्टेट रिलेशन का जो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। कैसे? सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन मार्क कैसे लगाता है कोऑपरेटिव सेंटर स्टेट रिलेशन पे? सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन मार्क कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड की 7th शेड्यूल में। तो अगर स्टेट का इलेक्शन कराना है तो ये कहीं ना कहीं स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी इनक्रोच करेगा। तो ये सेंटर और स्टेट रिलेशन में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क या नेक्सस पैदा हो जाएगा। तीसरा ये दे सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन द वोटर एंड द लीडर बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएंगे। कैसे वाइड हो जाएंगे? रिलेशन बिटवीन वोटर एंड लीडर इंक्रीज। कैसे इंक्रीज हो जाएंगे? कि अभी अल्टरनेट इलेक्शन होते हैं तो वोटर को लीडर को लगता है कि हमें वोटर से कांटेक्ट बनाए रहना चाहिए, तो वो बार बार अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं, वोटरों से मिलते हैं। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि अब तो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो लास्ट के 5 साल में ही जाएंगे। तो ये भी एक मतलब इसका कहना है कि दूसरा हमारे पास एक एडुकेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एडुकेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी नहीं है कि मान लीजिए कि हम पूरी ऑल ओवर इंडिया में इलेक्शन 2 फेज़ में कराने की बात कर रहे हैं, और जब हमारे यूपी में इलेक्शन होते हैं तो पिछली बार देखा हमने यूपी में भी 7 फेजेस में इलेक्शन हुए थे, तो ऑल ओवर यूपी का और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से भी लाना पड़ा, तो सबके हाथ पैर फूल गए थे। तो ये इतना ईजी नहीं है जितना देखने में लगता है, जहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न होगा और एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न होगा, लॉजिस्टिक का कंसर्न होगा। हम ये इतना एक टाइम पे कैसे मैनेज करना पाएंगे? और दूसरा एक टेक्नोलॉजिकल इशू होगा, टेक्निकल इशू ईवीएम से रिलेटेड, कि अभी भी बहुत ज़्यादा ईवीएम टीजिंग की बहुत ज़्यादा आती है न्यूज़, कि जिस स्टेट में जिस पॉलिटिकल पार्टी की पावर होती है ईवीएम टीजिंग कर लेती है। तो ऑल ओवर अगर हम इंडिया में कंडक्ट कराएंगे तो ये ऐसा लगता है कि ईवीएम टीजिंग की प्रोसेस या मामले बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ये 4 से 5 बहुत सारे हैं, इसमें पॉइंट हम जितने भी सोच सकते हैं उतने हो सकते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आएगा वो अगर नहीं जाएंगे तो बीच में भी गुम हो जाएगा, अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन मेन पॉइंट मैंने बताया, सिक्योरिटी का इशू है, अमेंडमेंट का इशू है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, रिलेशन बिटवीन वोटर एंड द लीडर है, और एडुकेट एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी नहीं है, ये हमारे नहीं है। अब देखिए वे फॉरवर्ड में हमें ये समझना चाहिए कि हम कर क्या सकते हैं इसके लिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट बनाना है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी को इफ़िशियंट बनाना है। तो इससे क्या होगा, हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा इफिशिएंट बनाएंगे कि पहले से हम तैयार रहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। दूसरा वे फॉरवर्ड क्या होता है कि इसे हम फेज वाइज मैनर में करें, फेज वाइज मैनर रेदर देन टू कंडक्टिंग इन द 2 फेज ओनली। हम इसको 4 फेज 5 फेज के फेज और बढ़ा लें, तो जिससे हमारा क्या होगा कि जो सिक्योरिटी के हमारे कंसर्न है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न है, हमारे लॉजिस्टिक के कंसर्न है, वो हमारे कम हो जाएंगे। और तीसरा, हमें पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन भी ध्यान में रहनी चाहिए। हालांकि
पुंची कमीशन ने कोई डायरेक्टली रिकमेंडेशन नहीं दी थी, लेकिन पुंची कमीशन ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कराते वक्त और कॉपरेटिव फेडरलिज्म का ध्यान रखना चाहिए, जिससे स्टेट में कोई नेक्सस पैदा ना हो जाए, सो दे कैन मेंटेन द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और द कॉपरेटिव फेडरलिज्म साइमल्टेनियसली। तो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे सेंटर और स्टेट में नेक्सस पैदा हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि जिसकी पावर सेंटर में होगी वो इन्वेड करने की कोशिश करेगा स्टेट में पावर पाने की। तो पुंची कमीशन ने कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है तो मेंटेन करे कि कॉपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में एक बैलेंसिंग व्हील बनाने की कोशिश करे। यहाँ पे हम सेकंड ARC का भी डेटा डाल सकते हैं। सेकंड ARC उसने भी ऐसी बात की थी कि कॉपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म की बात की थी कि फिस्कल फेडरलिज्म होना चाहिए। ऐसे ही 4 से 5 पॉइंट इसमें। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।